देखिए ये क्वेश्चन है एक, तो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली प्रिज्म पे। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वाटर का 1.33। वाटर रेयर मीडियम हो गया, प्रिज्म डेंसर मीडियम हो गया। अब नॉर्मली लाइट रे जब प्रिज्म पे यहाँ पे आ रही है, नॉर्मली गिर रही है, ये स्पेस पे टकराएगी, इधर आ जाएगी, स्पेस से टकराएगी। स्पेस से टकराने के बाद लाइट रे ऐसे आई, सीधे प्रिज्म से टकराएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है TIR हो जा रहा है और वो BC फेस पे पहुंच रहा है लाइट रे, तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे खींच दिए। TIR होने का मतलब यहाँ से जितने एंगल पे आया उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके ये चली जाए, ये एंगल सेम हो। और इधर इसके अगल बगल वाटर है, अगल बगल वाटर, तो ये वाला पॉइंट का नाम हम लोग N1 दे देते हैं और यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ फॉर TIR एट N1। TIR होने के लिए क्या होता है, इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5 टेंसर मीडियम का, इनटू साइन थीटा सी, अगर वो क्रिटिकल एंगल होगा ये एंगल तभी TIR होगा। तो साइन थीटा सी इक्वल टू, इधर वाटर है तो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 4/3, साइन 90 हो जाता है। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो साइन 90 हो जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगी रेजिंग इमरजेंस, तो साइन थीटा सी चला आएगा आपको 4/3 डिवाइडेड बाय 1.5। 1.5 को हम लोग 3/2 बोलते हैं, तो 3/2 बोलते हैं, तो ऊपर हो गया 4 इंटू 2 और नीचे हो गया 3 इंटू 3, 8/9 हो। अब अगर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है और रे बोल रहा है कि पहुंच रहा है BC पे, तो ग्रेजिंग इमरजेंस की बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि यहाँ से TIR हो गया, मतलब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। क्वेश्चन में गिवन है थीटा ग्रेटर देन थीटा सी, तो साइन लगाएंगे दोनों तरफ, तो साइन थीटा ग्रेटर देन थीटा सी, इसका मतलब साइन थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा सी निकाले थे 8/9, 8/9 से ज्यादा होगा। तो आंसर कौन सा हो गया, ए वाला आंसर हो गया, आंसर ए होगा, साइन थीटा ग्रेटर देन 8/9। कुछ नहीं करना पड़ा, स्नेल्स लॉ यहाँ लगा दिए, क्रिटिकल एंगल निकाल लिए वहां। क्योंकि इधर एयर नहीं है इसलिए 1/θc नहीं लिखे, ये μr/μd, मतलब वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाय ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स करना पड़ता है, तब θc निकल गया। अब ये एंगल अगर θc से ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्ट बैक होकर के वहां पहुंचेगी। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन और है, वो सिंपल थिंकिंग टाइप से है। कह रहा है अ गिवन रे ऑफ लाइट, a given ray of light is incident on given ray of light suffers minimum deviation, बोल रहा है suffers minimum deviation, suffers minimum deviation। मिनिमम डेविएशन के लिए I1 इक्वल टू I2, R1 इक्वल टू R2 होता है इन एन इक्विलेटरल प्रिज्म P, in an equilateral prism P, equilateral prism P, additional prism Q and R, additional prism Q and R, Q and R of identical shape, of identical shape and of same material, and of same material, same identical shape or same material, as P are now added, same material are now added, are now added, are now added as shown in figure,
as shown in figure. अगल बगल में और प्रिज्म दे दिया है. The ray will not suffer. क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है. The ray will not suffer. The ray will not suffer. Suffer. Number A. Greater deviation. Greater deviation. Number B. No deviation. Number C. Same deviation. और नंबर डी. चौथा क्वेश्चन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो मोस्ट सुटेबल आंसर जो आपको सिलेक्ट करना है, ये प्रिज्म जो है जैसा है वैसा ही प्रिज्म ये उलट के लगा दिया है. फिर एक प्रिज्म और बना दिया गया सेम शेप का. ये प्रिज्म है, यहाँ से एक रे एंट्री मार रही है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे हुआ. और ये वाला प्रिज्म का नाम P है, ये Q है और ये R है. तो जरा सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, क्या होगा आंसर. इतना ही क्वेश्चन है. एक लाइट रे एंट्री कर रही है P पे, और ये जैसा है वैसा ही है, खाली उल्टा करके लगाया हुआ. और ये जैसा है ये वैसा ही, सेम मटेरियल का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम. तो क्या होगा इसमें. मिनिमम डेविएशन के लिए ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना एंगल रखा गया था ताकि डेविएशन मिनिमम हो. इक्विलैटरल प्रिज्मेशन क्या है. इक्विलैटरल प्रिज्म. तो देखिए इसका मटेरियल सेम है और ये एंगल उल्टा है, रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म. ये जितना ये मिनिमम डेविएशन के लिए जितने एंगल पे देते हैं यहाँ से रे निकलती है. जितने एंगल पे आप इंसिडेंट करा रहे हैं उतना ही एंगल पे इफेक्ट होगी. I1 बराबर I2 होता है मिनिमम डेविएशन के लिए. उसी तरह से अब ये उल्टा है, तो जितना ये डेविएट करेगा इससे उसका उल्टा डेविएट करेगा. तो टोटल डेविएशन ये और ये दोनों मिला के कैंसिल हो जाएगा, और बाद में ये इक्विलैटरल ऐसा ही बच गया. तो ये जितना डेविएशन कर रहा था उतना ही डेविएशन से निकल जाएगा रे. डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय P and Q are opposite. Produced by P and Q are opposite. So net deviation by P and Q will be cancelled out. मतलब ये जैसे रे जा रही थी यहाँ से वैसा ही एंट्री करेगी. Net deviation produced by this prism will be cancelled out. उसके बाद यहाँ से जितना डेविएशन होना है उतना डेविएशन होगा. इससे एक प्रिज्म से जितना होता है उतना ही रहेगा. तो नेट डेविएशन by P and Q will be cancelled out. Hence deviation produced by R is same as that of P. Deviation produced by R is same as that of P. तो P और Q एकदम उल्टा लगा दिया था. इक्विलैटरल हीट एंगल था, सेम शेप साइज का, सेम मटेरियल का था. तो P जितना डेविएशन प्रोड्यूस करेगा Q उतना ही प्रोड्यूस करेगा इक्वल, लेकिन अपोजिट हो जाए. तो टोटल डेविएशन एंगल जोड़ेंगे तो वो 0 हो जाए. मतलब ये जैसा रे था वैसा ही एंट्री करेगा. उसके बाद इससे जैसा डेविएशन, अकेले में जितना डेविएशन होता है वैसा ही अकेला जैसा बच जाएगा. तो जितना डेविएशन इससे होता है वही डेविएशन रह जाए. इसका आंसर हो जाएगा C. लॉजिकल टाइप से आपने सोच लिया.
आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि a ray of light is incident on an equilateral glass prism. A ray of light is incident on equilateral glass prism. Equilateral glass prism placed on a horizontal table. Placed on a horizontal table. Placed on a horizontal table. For minimum deviation, which of the following is true? मिनिमम डेविएशन के लिए पूछ रहा है कि क्या सही। फॉर मिनिमम डेविएशन which of the following is true? 4 चॉइस दिया हुआ है आपको। पहला चॉइस है PQ is horizontal। दूसरा चॉइस है QR is horizontal। QR is horizontal। और तीसरा चॉइस है RS is horizontal। RS is horizontal। और चौथा चॉइस है either PQ और RS horizontal। either PQ और RS horizontal। फिगर में दिया हुआ है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ग्लास इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, उसका फ्रंट व्यू इक्विलेटरल है। अब यहाँ पे लाइट रे एंट्री जा रही है और यहाँ से लाइट रे जो है एग्जिट हो रही है, नॉर्मल है। ये वाला एंगल ए है, बी है, सी है, और ये P दिया है, ये Q दिया है और ये R दिया है, और इधर S दिया है, PQRS। तो आपको बताना है कि क्या होगा, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा इसमें। ये डायग्राम दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि क्या सही है। डायग्राम दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि क्या सही है। तो हम लोग जानते हैं मिनिमम डेविएशन के लिए क्या क्या जानते थे। मिनिमम डेविएशन के लिए हम लोग जानते थे कि I1 बराबर I2 और R1 बराबर R2, मतलब ये एंगल बराबर होता है और ये एंगल बराबर होता है कि नहीं। तो ये एंगल R हो गया, ये भी R हो गया। अब R प्लस R 2R, R1 प्लस R2 को ये बोलते थे हम लोग। R प्लस R बराबर 2A होगा। यहाँ A दिया हुआ है 60 डिग्री, इसका मतलब R प्लस R इक्वल टू A हुआ, 2R इक्वल टू A हो गया। R आपका 30 डिग्री आ गया, तो ये 30 होगा और ये पूरा नॉर्मल है, तो इधर एंगल 60 हो जाएगा। ये 30 होगा तो उधर 60 हो जाएगा, ये भी 30 होगा तो इधर 60 हो जाएगा, और ये भी 60 था। इसका मतलब ये बेस और ये दोनों पैरेलल हो जाए। यहाँ भी तो 60 है, ये भी 60 है। इसका मतलब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल रहता है तो मिनिमम डेविएशन के लिए ये जो लाइन है, जो प्रिज्म के अंदर में जो आया रिफ्लेक्टेड रे QR, वो पैरेलल हो जाएगा BC के। इस बात को याद रखना है, प्रॉब्लम बनाने के दौरान याद रखना है। इन द केस ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म, in the case of equilateral prism, for minimum deviation, ये जो लाइन है QR is parallel to the base of prism, base BC of prism। तो QR पैरेलल हो जाएगा, तो इसमें से QR ही हॉरिजॉन्टल हो जाएगा।
ये ओरिएंटल टेबल पे रखा हुआ था तो क्यू आर ओरिएंटल हो जाए। ये ऑब्जर्वेशन हम लोग क्वेश्चन बनाने के दौरान दिमाग में रखेंगे। तो आंसर हो गया कि क्यू आर इज ओरिएंटल। इक्विलेटरल है तब, इक्विलेटरल प्रिज्म है तब ओरिएंटल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और। A parallel beam of light, a parallel beam of light, a parallel beam of light is incident from air, is incident from air, is incident from air at an angle alpha, at an angle alpha on the side PQ of a right angle, on the side PQ of a right angle, right angle triangular prism, right angle triangular prism of refractive index, triangular prism of refractive index n equal to √2, refractive index का नाम n दिया हुआ। Light undergoes total internal reflection, light undergoes total internal reflection, TIR हो रहा है। कहां से TIR हो रहा है भाई? तो डेंसर से जब लाइट रेयर मीडियम में जाती है तभी होगी। In the prism at the phase PR, in the prism at the phase PR, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि PR फेज पे TIR हो रहा है। Where alpha is a minimum value of 45 degree, alpha angle of incidence था as a minimum value of 45 degree, minimum value of 45 degree. The angle theta for the prism is, क्वेश्चन पूछ रहा है angle of prism is, for the prism is, angle theta of the prism is, प्रिज्म का एंगल पूछ रहा है। चार चॉइस दिया हुआ है, एक है 15 डिग्री, एक है 22.5 डिग्री, और एक है 30 डिग्री, और दूसरा है 45 डिग्री। ये राइट एंगल है, और यहां से जो है अल्फा एंगल पे लाइट रे ऐसे एंट्री मार रही है नॉर्मल से, यही वाला कंडीशन दिया हुआ है। ये एंगल अल्फा है, n बराबर √2 दिया हुआ है। सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को। एंगल ऑफ प्रिज्म आपसे पूछ रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म पूछ रहा है, जिस जहां पे लाइट इंसिडेंट होती है और जहां से लाइट निकलेगी उसी ये रिफ्लेक्टिंग, यही वाला एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाए। इसी का नाम थीटा दिया हुआ है। एक थीटा पूछ रहा है कितना होगा। कह रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर, दूर से आ रही होगी ऐसे लाइट रे इस तरह से, एक दिखाया गया वहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज, parallel beam of light incident from air at an angle alpha on a side PQ of a right angle prism। PQ है, PQ नाम यही दिया हुआ है, PQR ऐसे दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म एट द फेस PR, PR पे यहाँ पे TIR हो रहा है। इस वाले जो हाइपोटेन्यूज दिख रहा है आपको वहां TIR हो रहा है। क्या हो रहा है? TIR, वहां पे TIR।
कैलकुलेट कीजिए। एंगल थीटा ऑफ द प्रिज्म कैसे बनाएंगे? एक रफ डायग्राम बनाओ पहले। अब यहां से कुछ एंगल पे लाइट रे आ रही है, मान लो ऐसे आ रही है। अब ये सीधे नहीं जाके थोड़ा मुड़ेगी, मुड़ के गई ऐसे। अब यहाँ पे TIR क्वेश्चन कह रहा हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाए। इस एंगल को R2 बोलते हैं हम लोग। TIR होगा तो ऐसा जाएगा, ऐसे जाएगी। इस एंगल को R1 बोलते हैं हम लोग। इस केस में देखो R1 R2 सेम साइड में नहीं है, राइट एंगल प्रिज्म है। जनरली हम लोग इस तरह से प्रिज्म लेते थे तो क्या देखते थे? लाइट रे इधर से एंट्री करती थी ऐसे, इस साइड से। इस साइड से हम लोग लेते थे, ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाती थी, इसको R1 बोलते थे। यहां से ये इंसिडेंट हुई, इसको R2 बोलते थे। ये R1 और R2 था, तब ये A के बराबर था। R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता था। हाँ ठीक है, नॉर्मल के टुवर्ड्स मूव करें लाइट रे। डेंसर मीडियम में जा रही है, नॉर्मल के टुवर्ड्स मूव करें। मिनिमम वैल्यू 45 दिया हुआ था। तो फिगर बना दिया है ऐसा, बहुत छोटा हो जाएगा नहीं तो तस्वीर। ऐसे ले लो, नॉर्मल के टुवर्ड्स मूव करें, ऐसे ले लो। ठीक है, नॉर्मल की ओर मूव कर गया, ऐसे तस्वीर बना लो। अब ठीक है, इधर जाना चाहिए था, नॉर्मल की ओर मूव कर गई। यही एंगल तुम्हारा अल्फा है, नॉर्मल की ओर मूव कर गई। और उसके बाद यहां से TIR हो रहा है। अब बना, तो स्नेल सन लगा देते हैं यहाँ N1 पे और N2 पे। तो जब ये 45 था तब ये क्रिटिकल एंगल बोल रहा है कि TIR हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये क्रिटिकल एंगल। R2 को थीटा सी बोल रहे हैं, R2 इज थीटा सी। कितना हो जाएगा? थीटा सी को 1/μ बोलते हैं, साइन थीटा सी। यहाँ तो एयर है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ। 1/√2 मतलब थीटा सी 45 हो गया, मतलब तुम्हारा R2 45 डिग्री हो गया। ये गिवन है, TIR हो रहा है तो यहाँ R2 थीटा सी। ये नहीं क्वेश्चन में बोला, ये लौट के आ गई, TIR हो गया, यहाँ से 90 डिग्री पे चली गई ऐसे, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, TIR हो गया। क्वेश्चन बोल रहा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है जब अल्फा 45 डिग्री है तब। अब क्या हो गया? R2 45 हो गया तुम्हारा, और यहां पे स्नेल ला लगा एट N1, तो ये 1 साइन अल्फा इक्वल टू म्यू साइन R1। तो म्यू दिया था 1/√2, सॉरी √2 खाली दिया था म्यू, और अल्फा दिया था साइन 45 डिग्री। अल्फा 45 दिया था क्वेश्चन में, मिनिमम डाल देते हैं अल्फा 45 साइन R1। ये 1/√2 और √2 भी नीचे चला आया, इक्वल टू साइन R1। तो R1 इक्वल टू हो गया, साइन R1 इक्वल टू हो गया हाफ, मतलब साइन 30 डिग्री। तो R1 हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। R1 कितना आ गया? 30 डिग्री। तो R2 45 था, R1 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म R1 प्लस R2 होगा। यहाँ मान लेते हैं एंगल थीटा होगा, यहाँ फोटो में देखो और जोड़ो। तो ये वाला पॉइंट 1 हुआ, ये पॉइंट 1 हुआ, इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम N1 है, इसका नाम N2 है। इन ए ट्रायंगल AN1 N2, उस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 करेंगे। तो ये एंगल थीटा है और ये 90 था इधर,
अब प्लस R1, थीटा प्लस 90 प्लस R1, और ये वाला एंगल 90 माइनस R2 हो जाएगा, प्लस 90 माइनस R2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 कट जाएगा, तो ये बचा थीटा बराबर बच गया तुम्हारा R2 माइनस R1 आ गया। R1 प्लस R2 बराबर ये नहीं है, R2 माइनस R1 इक्वल टू थीटा आ गया। R2 दिया था 45, ये दिया था 30, एंगल हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म 15 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। नेक्स्ट, R1 प्लस R2 बराबर ये करने से 75 डिग्री तो ऑप्शन में दिया नहीं है। उस ट्रायंगल में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे, तीनों एंगल का सम टोटल 180 डिग्री, तो R2 माइनस R1 बराबर आया थीटा। दूसरा क्वेश्चन एक देखो, a monochromatic light is incident at a certain angle, is incident at a certain angle, incident at a certain angle on an equilateral triangle, equilateral triangular prism, and suffers minimum deviation, and suffers minimum deviation, if the refractive index of the material of the prism, if the refractive index of the material of the prism refractive index of the material of the prism is √3, then the angle of incidence is, अपने से बना सकता है, तुम इसको बना, ये तो इजी है। इंसिडेंस इज 45 डिग्री, 90 डिग्री, कोई बहुत विशेष फॉर्मूला तो है नहीं, सब काम स्नेल्स लॉ से हम लोग का हो रहा है। 30 डिग्री, ये इक्विलैटरल है, किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है, मिनिमम डेविएशन की बात कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का √3 दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम निकाल सकते हो, निकाल के बताओ मिनिमम डेविएशन के लिए। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया है तो ये एंगल ए भी मालूम हो गया तुमको। फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ऊपर वाला जो एंगल ऑफ प्रिज्म ए है वो 60 डिग्री हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तुमको √3, तो मेथड 1 तुम इस फार्मूले से बना सकते हो, मिनिमम डेविएशन की बात कर रहा है, और दूसरे मेथड से सिंपल स्नेल्स लॉ लगा के कर सकते हो। तो म्यू इक्वल टू फार्मूला तुमको मालूम था मिनिमम डेविएशन के टर्म, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। अब ए दे दिया है तुमको और म्यू दे दिया, डेल्टा मिनिमम निकल जाएगा इससे, तो निकाल लो, म्यू है √3, साइन ए बाई 2 मतलब साइन 30 डिग्री बराबर साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, ऐसा कर लिया, साइन 30 हाफ होता है, √3 बाई 2 हो जाएगा, √3 बटा 2 का मतलब साइन 60 डिग्री, √3 बाई 2 सेटिंग दिया हुआ है 60, इसका मतलब a प्लस डेल्टा बाई 2 ये बराबर 60 डिग्री हो, a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री। अब a 60 डिग्री दिया हुआ है, 120 में 60 घट जाएगा तो डेल्टा मिनिमम 60 आ जाए, डेल्टा मिनिमम 60 आ गया। अब डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला तुम जानता था,
2i माइनस ए, i1 प्लस i2 प्लस ए करता था ना जनरल, मिनिमम माइनस ए करता था जनरल, मिनिमम डेविएशन की i1 i2 सेम हो जाता है, इससे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल जाएगा ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, ए 60 है, डेल्टा मिनिमम 60 है, बाई 2 करेंगे 120 बाई 2 बराबर 60 डिग्री, तो आई 60 डिग्री आ गया, ये फॉर्मूले से निकाला तू, ये जो फॉर्मूला था मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, उससे निकाल लिया। या ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो और अच्छा है और जल्दी बन जाए, फॉर्मूला नहीं याद है तो और बढ़िया है, स्नेल से लगा देंगे, मान लेते ये एंगल तो आई होता है और यहाँ जो रिफ्लेक्ट करके जाती है ये भी आई होता है, और यहाँ नॉर्मल से जो मुड़ी है थोड़ा ऐसे जाना चाहिए था लेकिन नॉर्मल से मुड़ी, ये नॉर्मल से एंगुलर होता है, ये भी एंगुलर होता है, ये सब पता है हम लोग को, तो यहाँ स्नेल से लगा देते हैं, आई साइन सॉरी 1 साइन हवा था 1 साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, इधर भी वही चीज हो जाएगा 1 साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, आर बराबर तुमको मालूम है a बाई 2, तो 30 डिग्री आर मालूम है, अब म्यू पता है √3, ये साइन 30 हाफ हो जाएगा, √3 इंटू हाफ, √3 बाई 2 कितना डिग्री होता है साइन में, तो आई इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ से और जल्दी निकल गया, तो ये फॉर्मूला के चक्कर में और लेट हुआ था, इसमें से डायरेक्ट बनाए स्नेल से लगाए बस तुरंत आ गया। मिनिमम डेविएशन के लिए R1 R2 सेम होता है हम लोग जानते हैं, तो R इक्वल टू a बाई 2 होता है, ये खाली याद रखना है, ये मेथड ज्यादा बेटर हुआ हम लोग के लिए, दिस मेथड इज मोर इजियर, मतलब स्नेल से लगाने से सब काम हो जाता है, उसी से सब पैदा हो, तो मिनिमम डेविएशन हम लोग निकाल। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक दूसरा क्वेश्चन देखो, तो प्रिज्म का इसका मतलब कहानी समझ में आ रहा होगा तुमको कैसे क्या होता है। क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा डिफरेंशिएशन घुसा दिया इसमें, मोनोक्रोमेटिक beam of light is incident, beam of light is incident, monochromatic beam of light is incident at 60 degree on one face of an equilateral prism, one face of an equilateral prism of refractive index n, equilateral prism of refractive index equal to n, and emerges from the opposite face, and emerges from the opposite face, emerges from the opposite face at an angle theta, opposite face, making an angle theta, making an angle theta as a function of refractive index, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहे हैं यहाँ, फंक्शन ऑफ n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेंगे तो थीटा बदलेगा, रिफ्रैक्ट एज ए फंक्शन ऑफ n विद द नॉर्मल, थीटा नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इमरजेंस है ना, थीटा एज ए फंक्शन ऑफ n ब्रैकेट में दिया हुआ है विद द नॉर्मल, फॉर n equal to √3 the value of theta is 60 degree, value of theta is 60 degree, एक पर्टिकुलर केस दे रहा है कि जब n √3 लेंगे तो थीटा 60 डिग्री होगा, एंड डी थीटा बाई dn को m बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, डी थीटा बाई dn पूछ रहा है इस वैल्यू के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यही क्वेश्चन है, इक्विलैटरल प्रिज्म दिया हुआ है और यहां से इंसिडेंट हो रही है लाइट,
60 डिग्री पे, और ये एमर्ज कर रहा है थीटा पे, यहाँ से मुड़ते हुए जाएगी नॉर्मल की तरफ, और इधर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल थीटा एंगल पे एमर्ज, है कि नहीं? तो दो गो फेस हो गया, ये N1 N2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया हुआ है, तो आपको d थीटा बाई dn पूछ रहा है। ये वाला जो एंगल ऑफ इमरजेंस है म्यू के साथ बदलेगा, म्यू फिक्स नहीं है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n बोल रहा है, n बदलते चले जाएंगे तो थीटा बदलते चला जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स है 60 डिग्री, तो आपको निकालना है कि क्या होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये R1 भी बदलेगा, और ये एंगल हम लोग को मालूम है 60 डिग्री, इसको अगर R बोले तो ये R2 क्या हो जाएगा 60 माइनस R, क्योंकि ये दोनों का जोड़ 60 ए के बराबर होता है। R1 को अगर R बोल दे तो R2 कितना हो जाएगा a माइनस R1, तो a है 60 माइनस R, वही लिख दिया वहां आंसर में, ऐसा बना दिया। तब ये R का वैल्यू बदलते जाएगा म्यू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते जाएगा तो R वेरिएबल होगा, थीटा वेरिएबल होगा। तो if refractive index changes then R and theta both changes, तीनों वेरिएबल होगी। यहाँ पे क्या सीखे हम लोग, if refractive index n changes then थीटा, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 60, वो फिक्स है, देन R चेंज करेगा एंड थीटा चेंजेस। R चेंज करने से ये एंगल चेंज कर सकता है, ये एंगल चेंज कर सकता है, ये एंगल चेंज कर सकता है। तो चलो हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं, स्नेल्स लॉ है, तो अप्लाई स्नेल्स लॉ। रिलेशन बनाने के लिए क्या है, स्नेल्स लॉ। इतने देर से बता रहे हैं प्रॉब्लम, बार बार बोल रहे हैं हम स्नेल्स लॉ लगा, स्नेल्स लॉ लगा, स्नेल्स लॉ लगा। नहीं भी कुछ आता है स्नेल्स लॉ लगा, नहीं भी कुछ आए स्नेल्स लॉ लगा। यहाँ पे लगा 1 sin 60 इक्वल टू n sin r, ये हो गया। n1 पे लगाए, अब स्नेल्स लॉ n2 पे लगा, n2 पे लगा उधर, यहाँ क्या बोलेगा n sin 60 माइनस r इक्वल टू 1 sin थीटा, उधर हवा था। अब हम लोग को क्वेश्चन में डी थीटा बाई डी एन निकालना है, तो थीटा यहाँ है, डी थीटा बाई डी एन के लिए उसको डिफरेंशिएट करना होगा, तब ना डी थीटा बाई डी एन आएगा। तो यहाँ लिखते हैं सीधा सीधा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एन, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है, तो ये एन और आर दो वेरिएबल है, तो यू इंटू वी टाइप का हो गया डिफरेंशिएशन ये, तो बारी बारी से प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एन को स्थिर रखा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस 60 माइनस आर, फिर अंदर वाले का होगा 60 का 0, आर का हो जाएगा माइनस डी आर बाई डी एन प्लस, अब साइन 60 माइनस आर को स्थिर रखेंगे और n का डिफरेंशिएशन होगा dn बाई dn 1, और इधर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन पहले होगा cos थीटा, फिर थीटा का होगा d थीटा बाई dn। तो यहाँ पे तुमको dr बाई dn चाहिए, वो इससे मिलेगा dr बाई dn, तो वहां डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ भी लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू n, विथ रेस्पेक्ट टू n। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये दोनों वेरिएबल था, u इंटू वी से करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, n स्थिर रखा, साइन आर का कॉस आर, आर का डी आर बाई डी एन, फिर साइन आर स्थिर रखा, n का डिफरेंशिएशन dn बाई dn 1, तो यहाँ से dr बाई dn हम लोग को आ गया माइनस साइन आर बाय n कॉस आर, मतलब माइनस 10r बाय n, dr बाई dn आ गया। ये ले जाके dr बाई dn यहाँ पे डाल देंगे और d थीटा बाई dn निकाल लेंगे, बाद में ये सब वैल्यू ये जो दिया हुआ है डाल देंगे। नोट कर लो पहले इसको, अब करके अपने से दिखाओ कितना आएगा। ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ये 2 बोल देते हैं, पुट 1 इन 2, 1 इन 2, इक्वेशन 1 2 में पुट करते हैं। ये हो गया n रहने दिए, cos 60 माइनस r रहने दिए, और dn बाई dr के बदले पे ये वाला डाल दिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10r बाय n आ गया,
और प्लस साइन 60 माइनस आर और इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी एन डी थीटा बाई डी एन, यही रिलेशन आया। अब इसमें हम लोगों को ये पर्टिकुलर केस पूछ रहा था, इसके लिए पूछ रहा था वैल्यू, एन डाल देना है √3 और थीटा डाल देना है 60, डी थीटा बाई डी एन को एम बोलते हैं, वो निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमको एन चाहिए, आर भी चाहिए, तो आर कहाँ से आएगा हमारा, थीटा है 60 तो आर निकालना पड़ेगा, एन इक्वल टू √3 के लिए इसमें डाल देंगे तो आर निकल जाएगा। इसको इक्वेशन ये मानते हैं, इस वैल्यू के लिए इसमें डालेंगे √3 तो साइन 60 होता है √3/2 तो हाफ हो जाएगा, आर 30 डिग्री आ जाएगा। अब पर्टिकुलर वैल्यू के लिए काम करते हैं, जो कंडीशन दिया था, व्हेन n इक्वल टू √3, जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया √3, देन फ्रॉम इक्वेशन ए, देन फ्रॉम ए, पहला वाला जो स्नेल से लगाए थे पहले सरफेस, उससे आ जाएगा साइन 60 इक्वल टू √3 इंटू साइन आर, तो आर का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। ये √3/2, √3 कट गया, हाफ, साइन 30 हाफ होता था, 30 डिग्री हो गया। अब ये जो फाइनल आया है बी वाला इक्वेशन, इसमें आर मालूम हो गया हम लोग को, देन फ्रॉम बी ये जो इक्वेशन रखा हुआ है इसमें डालते हैं, एन की जगह क्या डाल दिए √3 और आर 30 डिग्री हो गया तो ये cos 30 हो जाता है √3/2 और इंटू tan 30 हो जाता है 1/√3 और नीचे n है वो भी √3 और साइन 30 हो जाएगा हाफ, 60 माइनस 30 हाफ, साइन 30 हाफ और cos 60 हो जाएगा यहाँ पे हमारा हाफ और डी थीटा बाई डी एन, इस तरह से डी थीटा बाई डी एन यहाँ से निकल जाएगा। ये √3 यहाँ से कट गया इससे, तो हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, डी थीटा बाई डी एन 2 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, डी थीटा बाई डी एन इक्वल टू 2, एम का वैल्यू 2 हो गया। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, एन का वैल्यू 2 आ गया, एन का वैल्यू, एम का वैल्यू 2 आ गया। तो स्नेल लॉ लेके डिफरेंशिएट कर देना है, दोनों साइड, दोनों को मिला देना है और ये पर्टिकुलर वैल्यू पे आर निकाल के उसमें सारा वैल्यू डाल दिए। सिंपल सेटिंग था, सब कट कट आ गया, एम का वैल्यू 2 आ गया। स्नेल लॉ को डिफरेंशिएट करने का जरूरत पड़े तो कर देते हैं। तो समझ में आया होगा तुमको प्रिज्म का क्वेश्चन वगैरह सब कैसे बनाते हैं, प्रिज्म का क्वेश्चन। इतने से तुम प्रैक्टिस करेगा तब तुमको समझ में आएगा सारा क्वेश्चन। अपने से अगर बनाना चाहेगा, आगे बढ़ना चाहेगा तो बढ़ जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अब नहीं बढ़ना चाहेगा, तुम कसम खाया कि क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पिछला क्लास में भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कराए थे, आज डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कराए। इतने से तुम समझ में आ रहा है, घुमा फिरा के स्नेल लॉ लगता है, 2-3 फॉर्मूला प्रिज्म का है, कभी कभी यूज होता है, ज्यादा कॉमन सेंस ही यूज हो रहा है, ज्योमेट्री और स्नेल लॉ, उसी से सारा क्वेश्चन बन जाता है फ्री फोकट। अब तुम्हारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा तुम कितना प्रैक्टिस करते हैं। अगर तुम बनाना चाहेगा तो बनेगा, कुछ नहीं बनाना चाहेगा तो ऊपर वाला मालिक है सबका रखवाला। चलिए प्रिज्म में एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, डिस्पर्सन एंड डेविएशन, है ना, डेविएशन ऑफ द प्रिज्म एंड डिस्पर्सन ऑफ द प्रिज्म। तो क्या होता है डिस्पर्सन डेविएशन, वो देखिए। सबसे पहले प्रिज्म का खास बात देखिए, जो प्रिज्म जो है, अगर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म लेते हैं तो डेविएशन हम लोग देखे थे इसमें, डेविएशन फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए, एंगल ऑफ प्रिज्म अगर छोटा है 10 डिग्री के आसपास, तो उसके लिए हम लोग लेके काम कर लेते हैं। अगर तो डेविएशन का फॉर्मूला पढ़े थे μ-1 इंटू ए, ऐसा पढ़े थे, क्योंकि स्नेल लॉ लगाए थे यहाँ पे। तो 1 sin I1 इक्वल टू म्यू साइन R1, और यहाँ पे लगाए थे स्नेल लॉ, तो म्यू साइन R2 इक्वल टू 1 sin I2। स्मॉल एंगल के लिए हम लोग लिख दिए थे I1 इक्वल टू म्यू R1 और I2 इक्वल टू म्यू R2। तब डेविएशन का फॉर्मूला निकाले थे I1 प्लस I2 माइनस ए से, तो म्यू R1 प्लस R2 माइनस ए, तो म्यू ए माइनस ए। तो डेविएशन का फॉर्मूला स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए ऐसा आया था।
इस तरह से। और स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए ड्रम फॉर्मूला आया था। तो डेविएशन मतलब आप देख रहे हैं डेविएशन को कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म फिक्स्ड है तो डेल्टा जो है म्यू के प्रोपोर्शन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इसका बढ़ाते जाएंगे तो डेविएशन बढ़ता जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते जाएंगे तो डेविएशन बढ़ता जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो डेविएशन घटेगा। तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ज्यादा डेविएशन, ऐसा होता है। इफ ए इज फिक्स्ड, अगर ए फिक्स्ड है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अलग अलग कलर के लिए, लाइट का अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। एक रिलेशन होता है कॉची रिलेशन, वेवलेंथ के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस रिलेशन से कि इस वाले रिलेशन से आप देख रहे हैं कि म्यू जो है लैम्डा अगर बढ़ाएंगे ज्यादा जिसका वेवलेंथ होगा तो म्यू उसका कम होगा। तो रेड कलर वाले का वेवलेंथ सबसे ज्यादा आता है ना, ये लैम्डा मैक्स बोलते हैं। तो म्यू इसके लिए मिनिमम होगा, इसके लिए क्या होगा मिनिमम। अब म्यू मिनिमम होगा तो डेल्टा मिनिमम होगा, इसका मतलब डेल्टा मिनिमम होगा, मतलब रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होगा, रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होगा, रेड कलर का डेविएशन मिनिमम होगा, मिनिमम डेविएशन होगा रेड कलर का। अगर प्रिज्म से पास करेगा तो अलग अलग कलर के लिए म्यू अलग अलग हो जाएगा, एक ही मटेरियल है लेकिन डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट म्यू। तो रेड कलर का मिनिमम डेविएशन। अब व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है, तो वायलेट लाइट अगर आप देंगे तो ये जो है सबसे कम होता है वेवलेंथ, इसलिए म्यू इसका सबसे मैक्सिमम होगा। म्यू मैक्सिमम होने से डेविएशन मैक्सिमम होगा, इस फॉर्मूला से म्यू ज्यादा होने से डेविएशन ज्यादा होगा। तो वायलेट कलर का जो ये है डेविएशन मैक्सिमम डेविएशन हो। तो प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट पास कराएंगे हम लोग, तो प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट पास कराएंगे, सनलाइट को व्हाइट लाइट बोलते हैं, तो ये 7 कलर में डिफरेंट डिफरेंट कलर में बढ़ जाती है, इसी को डिस्पर्सन बोलते हैं। 7 कलर में बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन जो है ये वायलेट वाला, मतलब रे को जाना था ऐसे लेकिन चली गई ऐसे, तो ये पूरा एंगल डेविएशन एंगल कहलाता है, डेल्टा भी। और रेड वाला जो रेड वाली जो लाइट है ऐसे गई, ये रेड वाला है, इसका डेविएशन ये कहलाएगा डेल्टा भी, डेल्टा आर। तो सबसे ज्यादा डेविएशन व्हाइट लाइट है, सनलाइट है, व्हाइट लाइट। तो सबसे ज्यादा डेविएशन हो रहा है वायलेट का, और रेड वाले का सबसे कम डेविएशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका मिनिमम है, उसके लिए ये मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह बिहेव करेगा और इसलिए कम डेविएट कराएगा, 7 कलर में बढ़ जाता है। इसी को स्क्रीन पे आप लेते हैं तो स्पेक्ट्रम होता है डिफरेंट 7 कलर का। तो अब दोनों का डिफरेंस जो होता है उसी को एंगल ऑफ डिस्पर्सन बोलता है, या डिस्पर्सन एंगल। डिस्पर्सन जो बोलेंगे हम लोग फाई से लिखते हैं, तो वायलेट का जितना एंगल था डेविएशन और रेड का जितना डेविएशन था, दोनों का डिफरेंस कहलाता है डिस्पर्सन एंगल, एंगल ऑफ डिस्पर्सन फाई। फाई से इसको सिंबल दें। तो वायलेट के लिए इस फॉर्मूले को लिखिए, डेविएशन को क्या लिखिएगा, डेल्टा वी को लिखिएगा आप म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा आर के लिए लिखिएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो दोनों को घटा देंगे, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो ये ए कट जाएगा उधर से, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए आ जाए डिस्पर्सन एंगल, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ये फॉर्मूला है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब डेविएशन डिफरेंट डिफरेंट कलर का डिफरेंट हो रहा है, तो मैक्सिमम वाला डेविएशन और मिनिमम वाले डेविएशन का एवरेज निकाल के हम लोग काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं मीन डेविएशन। एवरेज डेविएशन को बोलते हैं मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। तो मीन डेविएशन को हम लोग बोलते हैं डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2।
दोनों को जोड़ के डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा म्यू बी प्लस म्यू आर बाई 2 -1 इंटू ए। दोनों को जोड़ के डिवाइड कीजिएगा म्यू बी प्लस म्यू आर बाई 2 और -1 होल ब्रैकेट ए। ये आ जाएगा मीन डेविएशन का फॉर्मूला। डिस्पर्सन का और मीन डेविएशन का फॉर्मूला मालूम हो, ये दोनों टर्म याद रखिए, डिस्पर्सन और मीन डेविएशन। अब अगला एक टर्म है, नोट कर लीजिए इसको, डिस्पर्सिव पावर। इसको नोट कर लीजिए, इसमें कुछ दिक्कत है तो पूछ लीजिए हमसे। अगला एक टर्म है डिस्पर्सिव पावर, उसको हम लोग देख लेते हैं। समझ में आया तो यस बोलिए, नहीं समझ में आया तो नो बोलिए। मिटाना है तो ओके लिखिएगा। अली एंट्री किया है, ये डिस्पर्सिव पावर। अब हम लोग देखें, देखो ये व्हाइट लाइट जाती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, म्यू वेवलेंथ के इनवर्स में रेशियो में है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा, उसके लिए म्यू कम तो डेविएशन कम, तो रेड कलर कम डेविएट करता है। वायलेट का लैम्डा जो है सबसे कम, म्यू सबसे ज्यादा, डेविएशन सबसे ज्यादा। इसी दोनों एंगल जो डेविएट किया तो ज्यादा वाला डेविएशन माइनस वाला कम वाला डेविएशन को डिस्पर्सन बोलते हैं। डिस्पर्सन एंगल, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, फाई इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला ये है, तो डेल्टा बी का मतलब म्यू बी -1 इंटू ए, डेल्टा आर म्यू बी म्यू आर -1 इंटू, दोनों घटा दिए तो ये फॉर्मूला आ गया, एंगल ऑफ डिस्पर्सन बोलते हैं, या सिंपली डिस्पर्सन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। अब ये जो है दोनों सारे लाइट का अलग अलग डेविएशन, तो मैक्सिमम मिनिमम डेविएशन का एवरेज निकाल लेते हैं, उसको मीन डेविएशन बोलते हैं। अब एक टर्म डिफाइन होता है डिस्पर्सिव पावर, तो वो टर्म हम लिखने वाले, डिस्पर्सिव पावर, इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। ओमेगा से सिंबल देंगे, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्स करने का कितना पावर, एंगल ऑफ डिस्पर्सन जितना था पर यूनिट डेविएशन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन था 5 पर यूनिट मीन डेविएशन को हम लोग डिस्पर्सिव पावर बोलते। वो मेगा इक्वल टू फायदा, वो मेगा मिलेगी तो फायदा होगा, ओमेगा इक्वल टू फायदा, ओमेगा इक्वल टू 5/डेल्टा मीन। तो डिस्पर्सिव पावर का फाई को बोले थे हम लोग म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन को बोले म्यू बी प्लस म्यू आर बाई 2 -1 इंटू ए। अब ये म्यू बी प्लस म्यू आर बाई 2 को कभी कभी येलो लाइट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, इसको म्यू वाई बोल देते हैं कभी कभी, है ना। तो कभी कभी येलो लाइट बोल देगा तो मतलब म्यू बी प्लस म्यू आर बाई 2 का वैल्यू दे दिया, बीच में लगभग लगभग येलो लाइट बोल देते हैं का के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये ए कट जाएगा फाइनली, हम लोग ए को काट देते हैं, तो ये बच जाएगा डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला। अब हम लोग मान लो कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म कर देंगे, क्वेश्चन तुम देखा था, एक प्रिज्म इक्विलेटरल के उल्टा प्रिज्म लगा दिए थे तो एंगल ऑफ डेविएशन 0 हो गया था, तो नो विदाउट डेविएशन वाला कंडीशन वो हो जाएगा। तो दो तरह से दो प्रिज्म को कंबाइन किया जाता है, उल्टा एक प्रिज्म और दूसरा आइडेंटिकल, दो आइडेंटिकल प्रिज्म लेके उल्टा कंबाइन कर देते हैं खास तरीके से। तो खास तरीके का एंगल लिया जाता है प्रिज्म का, A1 और A2 दो प्रिज्म लेकर के। तो दो कंडीशन होता है, एक को बोलते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म का कॉम्बिनेशन क्या आता है? एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहलाता है, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। इसमें जो है डिस्पर्सन कुछ नहीं होता है, नेट डिस्पर्सन जो है φ1 माइनस φ2 बराबर 0 हो जाए, मतलब एंगल ऑफ डिस्पर्सन दोनों के एडिशन में 0 होगा। इसको बोलते हैं डेविएशन होगा लेकिन डिस्पर्सन नहीं होगा, नेट डिस्पर्सन 0 होगी। ये कंडीशन कहलाता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डेविएशन हो लेकिन डिस्पर्सन नहीं हो, यहाँ से कॉमा देके पढ़ लीजिए, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। और दूसरा कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन इसको नाम बोला जाता है। इसमें जो है टोटल मीन डेविएशन जो था आपका वो 0 हो जाए, मीन डेविएशन इसमें 0 हो जाए। ये जो मीन डेविएशन है वो कुछ भी नहीं होता है, मतलब डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट माइनस डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड वो 0 हो जाए। डेल्टा मीन 1 बराबर डेल्टा मीन 2 हो जाए, डेल्टा मीन 1 माइनस डेल्टा मीन 2 बराबर 0 हो जाए। इसको बोलते हैं डिस्पर्सन होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा, ये कहलाता है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन। इस तरह के कॉम्बिनेशन में दोनों केस में ये लैंग्वेज दे देगा, ये लैंग्वेज दे देगा, इसका मतलब ये तुम समझेगा, इसका मतलब ये। इस दोनों का डिटेलिंग कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग बारी बारी से दोनों। तो सबसे पहला वाला जो है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, उसको देख लेते हैं। तो पहला वाला हम लोग डील कर लेते हैं, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, इसको हेडिंग डाल दें, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए। इसके लिए दो प्रिज्म ले लेते हैं खास खास एंगल का और दोनों को कंबाइन कर देते हैं, उल्टा जोड़ देते हैं। इसका एंगल है A1, इसका एंगल है A2, तो उल्टा मान लिए हम लोग पहले ही। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना जो है अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होगा। अब यहाँ से लाइट रे जा रही है, इसमें कह रहा है कि डेविएशन होगा डिस्पर्सन नहीं होगा, डेविएशन होगा डिस्पर्सन नहीं होगा। तो लाइट रे मान लो डेविएट कर गए, ऐसे एकदम सीधे नहीं जाके डेविएट कर गए फाइनल लाइट रे, लेकिन डिस्पर्सन नहीं होगा, छितराया नहीं, तब डेविएट कर, देयर इज नो डिस्पर्सन। तब इसके लिए हमारा कंडीशन होता है नो डिस्पर्सन, फाइ नेट इक्वल टू 0 होता है, मतलब φ1 माइनस φ2 इक्वल टू 0। तो φ1 बराबर φ2। अब φ1 का क्या फॉर्मूला निकाले थे हम लोग, अभी पढ़े थे φ1 को, डेल्टा V माइनस डेल्टा A को फाइ बोलते थे एंगल ऑफ डिस्पर्सन। तो डेल्टा V1 माइनस डेल्टा V1 माइनस डेल्टा R1, तो उसका फॉर्मूला क्या निकाले थे हम, म्यू V1 माइनस म्यू R1 इंटू A1 पहले वाले के, ये हो जाएगा म्यू V2 माइनस म्यू R2 इंटू A2, इस तरह का φ1 इक्वल टू φ2 कंडीशन। इससे एंगल ऑफ प्रिज्म निकल जाए, एक एंगल दिया रहेगा तो दूसरा निकल जाए। बहुत लोग दोनों को प्लस करके 0 लिखता है, नेट डेविएशन φ1 प्लस φ2 इक्वल टू 0 करता है। तो प्लस बोलने का मतलब माइनस साइन आएगा इसमें, तो माइनस बताएगा कि दूसरे प्रिज्म को उल्टा लेना है। हम लोग पहले ही उल्टा मान लिए, इसलिए माइनस ही लिख दिया, शुरू में ही देख रहे हैं कि उल्टा किया। तो इससे A2 निकल जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म पूछेगा, पहला का एंगल दिया है, दूसरा कितना होगा वो निकल जाए, म्यू V1 माइनस म्यू R1 बाय म्यू V2 माइनस म्यू R2 इंटू A1, ये कंडीशन है। अब तुमसे पूछता है कि इस केस में डेविएशन हुआ तो कितना डेविएशन हुआ, नेट मीन डेविएशन निकालेंगे हम। तो नेट मीन डेविएशन निकालना है इस केस में। तो मीन डेविएशन निकालेंगे डेल्टा मीन 1 माइनस डेल्टा मीन 2, यही हो जाएगा मीन डेविएशन।
डेल्टा मीन का फॉर्मूला हम लोग निकालते थे म्यू बी वन प्लस म्यू आर वन बाई 2 माइनस 1 इंटू A1। थोड़ा लंबा जगह चाहिए यहाँ पे, ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, यहाँ तक पहले नोट कर लो फिर तो मिटा के लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। इसी केस का हम लोग डील कर रहे हैं। नेट डेविएशन कितना है, नेट डेविएशन जो इसमें निकालेंगे तो डेल्टा मीन पहला वाले ने जितना डेविएट किया, दूसरे वाले ने जितना डेविएट किया, दोनों का डिफरेंस, नेट मीन डेविएशन हम लोग निकाल लें। उसको निकालो जल्दी से, कितना आएगा पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग जानते थे म्यू बी वन प्लस म्यू आर वन बाई 2 माइनस 1 इंटू A1। उसी तरह से दूसरा लिख देंगे म्यू बी टू प्लस म्यू आर टू बाई 2 माइनस 1 इंटू 8। अब इसे A2 का वैल्यू ऊपर ले जाके पुट कर देंगे, क्वेश्चन 2 हो गया। तो पुट 1 इन 2। बहुत लोग डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन सिस्टमेटिक कर लेता है, और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए तो ये इसमें डाल दीजिएगा तो थोड़ा लंबा होगा, लिखना होगा म्यू बी वन प्लस म्यू आर वन बाई 2 माइनस 1 इंटू A1। ये रहने देते हैं, और ये भी लिख लेते हैं म्यू बी टू प्लस म्यू आर टू बाई 2 माइनस 1 इंटू A2 का वैल्यू ये ले जाके ऊपर रखें। ये जब डालेंगे यहाँ पे तो म्यू बी वन माइनस म्यू आर वन बाई म्यू बी टू माइनस म्यू आर टू इंटू A1, ऐसा होगा। अब ये पूरा का पूरा टर्म कॉमन चाहो तो ले सकते हो तुम, तो पूरा का पूरा टर्म कॉमन ले लोगे तो इस साइड में नहीं है तो डिवाइड कर देना, उस साइड में नहीं है तो पूरा का पूरा टर्म कॉमन ले लेते हैं। क्या होगा जरा देखो, यहाँ पे सेटिंग करके लिखना होगा। कॉमन ले लिए तो 1 माइनस A1 तो था यहाँ, म्यू बी वन प्लस म्यू आर वन यहाँ पे नहीं है, इस वाले टर्म से यहाँ डिवाइड करना होगा, तो वहां डिवाइड कर देते हैं। ये पहले ये वाला लिख लेते हैं म्यू बी वन माइनस म्यू आर वन, डिवाइडेड बाई ये कर देते हैं म्यू बी वन प्लस म्यू आर वन बाई 2 माइनस 1, ऐसा हो गया। और क्या बचा यहाँ, और बचा ये नीचे वाला, ये इसको नीचे के नीचे ले आते हैं तो 1 बाई म्यू बाई 2, और ये नीचे के नीचे ले आए, ये क्या बन जाएगा, ये फायदा बन जाएगा तुम्हारा, ओमेगा इक्वल टू फायदा वाला जो चीज था वही बन गया, ये दोनों इनटू कुछ नहीं, ऐसा। तो ये जो है ओमेगा निकाला था ना फायदा, तो ये म्यू बी माइनस म्यू आर बाई मीन डेविएशन, ये फाई वन हो गया और ये फाई टू हो गया। इसको हम लोग ये सॉरी ओमेगा वन हो गया, ये ओमेगा टू हो गया, और ये क्या है मीन डेविएशन 1 है, तो डेल्टा मीन 1 इसको बोल सकते हैं सिंबल में। इसको ओमेगा 1 बोलेंगे ऊपर वाले चीज, नीचे वाला पूरा चीज ओमेगा 2 बन जाएगा। ये छोटा सा फॉर्मूला बन गया। अब तुम जानता है ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा 2 क्या है, यही वाला ओमेगा 1 है, यही ओमेगा 2 है। ओमेगा इक्वल टू फायदा डिस्पर्सन एंगल बाय एंगल ऑफ प्रिज्म, ए कट गया इसका, और ये ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 बन गया। तो ये नेट डेविएशन इतना हो जाए, नेट डेविएशन इतना हो जाए, है ना, नेट डेविएशन इतना हो जाए। नेक्स्ट, अब दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़ लेते हैं इसी तरीके से। अब दूसरा कंडीशन था हमारा कॉम्बिनेशन इस तरह से करें, डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन, इसमें डेविएशन नहीं चाहिए, डिस्पर्सन होगा, डेविएशन नहीं चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा, विदाउट डेविएशन। ये डिस्पर्सन होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा, इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। दो प्रिज्म को ऐसा कंबाइन किया, दो प्रिज्म को ऐसा कंबाइन किया, डिस्पर्सन हुआ लेकिन डेविएशन नहीं हुआ। तो नहीं हुआ डेविएशन तो यहीं से कहानी शुरू करें। एक प्रिज्म मान लो A1 एंगल का लिए, दूसरा प्रिज्म A2 एंगल का लिए। अब अलग अलग कलर के लिए अलग अलग
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है। लाइट रे जो एंट्री है वो हम लोग चाह रहे हैं कि डिस्पर्सन हो लेकिन डेविएशन नहीं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर में बढ़ जाए लेकिन डेविएशन नहीं, डिस्पर्सन हो डेविएशन नहीं हो, यहाँ मुड़े नहीं, जैसा गया तो वैसा ही जाए लेकिन लाइट सब बढ़ जाए, तो डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं। तो नो डेविएशन है इसमें लिखा हुआ लास्ट में, विदाउट डेविएशन उसी से हिंट भी मिलता है। डायरेक्ट विजन मतलब डिस्पर्सन हो लेकिन डेविएशन नहीं हो। नो डेविएशन का मतलब डेल्टा मीन 1 माइनस डेल्टा मीन 2 बराबर 0। इसका मतलब डेल्टा मीन 1 बराबर डेल्टा मीन 2। अब डेल्टा मीन का फॉर्मूला यही वाला है, म्यू बी 1 प्लस म्यू आर 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू A1, और ये म्यू बी 2 प्लस म्यू आर 2 बाई 2 माइनस 1 इंटू A2। इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है A1 दिया रहेगा तो A2 कितना डिग्री होगा, इसी से निकल जाएगा। A2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू बी 1 प्लस म्यू आर 1 बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू बी 2 प्लस म्यू आर 2 बाई 2 माइनस 1 इंटू A1। ऐसा हो जाए, इस तरह से A2 निकल गया, एक इक्वेशन बना लिया। अब इस केस में पूछे भाई डिस्पर्सन कितना हो, डिस्पर्सन एंगल कितना हो वो निकालना है। तो डिस्पर्सन हो डेविएशन नहीं, तो वही डिस्पर्सन हम लोग को निकालना है। नेट डिस्पर्सन कितना होगा, नेट डिस्पर्सन निकालने के लिए φ1 माइनस φ2 कर दें। φ1 का फॉर्मूला होता था म्यू बी 1 माइनस म्यू आर 1 इंटू A1। φ2 का फॉर्मूला होता था म्यू बी 2 माइनस म्यू आर 2 इंटू A2। अब इक्वेशन 2s में पुट कर देते हैं 1 इंटू जो A2 निकाल के रखे हम ये वाला, वो ले जाके वहां रख देते हैं, फॉर्मूला कंबाइन करके देखते हैं क्या बनता है। ये म्यू बी 1 माइनस म्यू आर 1 इंटू A1 माइनस म्यू बी 2 माइनस म्यू आर 2 इंटू A2। A2 का ये वाला वैल्यू डाल देते हैं, म्यू बी 1 प्लस म्यू आर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय म्यू बी 2 प्लस म्यू आर 2 बाई 2 माइनस 1 भी था यहाँ, माइनस 1 भी था इंटू A1। अब देखिए ये पूरा का पूरा टर्म बाहर निकाल लेते हैं, पूरा टर्म जो पहला टर्म है वो बाहर कर लेते हैं कॉमन, तो 1 बन जाएगा यहाँ। अब ऊपर क्या बचेगा, तो ये वाला टर्म यहाँ नहीं है, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो इसके नीचे डिवाइड करते है ना। तो ये रहने देते हैं म्यू बी 2 माइनस म्यू आर 2 था ही वहां ऊपर में पहले से, इसको भी इसके नीचे ला देते हैं, म्यू बी 2 प्लस म्यू आर 2 बाई 2 माइनस 1। ये अपने आप सेट हो गया, और ये वाला हमको डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय, इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले, म्यू बी 1 माइनस म्यू आर 1। A1 तो यहाँ था ही, अब ये ऊपर जो है इसको नीचे के नीचे ले आते हैं, म्यू बी 1 प्लस म्यू आर 1 बाई 2 माइनस 1। ऐसा बन जाए इक्वेशन। तो फाइनली आप देखिए क्या टर्म बन गया, ये हो गया फाई, ये डेल, तो फाइडा हो गया ओमेगा 2 हो गया, ये हो गया ओमेगा 1, तो 1 माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। फाइनली ये फॉर्मूला बन के आ गया, ये φ1 हो गया, φ1 इंटू 1 माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। इस तरह का नेट डिस्पर्सन आ गया। इसमें डिस्पर्सन इतना हुआ, डेविएशन कुछ भी नहीं हुआ, है ना। डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं। कौन से कॉम्बिनेशन का, डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला है ना। इसको क्या बोलते थे, डिस्पर्सन होगा और विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन होगा विदाउट डेविएशन, ये फॉर्मूला आया डायरेक्ट विजन। केस बी से कंबाइन किया, नोट कर लीजिए। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सो बताइए। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो काम हो जाए। और पहले वाले में डेल्टा नेट कितना आया था, उसमें डेल्टा मीन 1 कॉमन लिए थे,
1 माइनस कितना आया देख के बताओ, 1 माइनस ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, ऐसा आया था। ये क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहलाता है, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसमें डेविएशन हो रहा है, मतलब डिस्पर्सन नहीं हो रहा है, डेविएशन होगा विदाउट डिस्पर्सन, विदाउट डिस्पर्सन। यही दो फॉर्मूला हम लोग निकाले, है कि नहीं। अब बाकी छोटा छोटा फॉर्मूला सब तो याद रखेगा, ओमेगा इक्वल टू फायदा फाई बाय डेल्टा मीन, ये फॉर्मूला बेसिक याद रखेगा तो। और फाई को बोलते थे डेल्टा वी माइनस डेल्टा, और डेल्टा को बोलते थे म्यू माइनस 1 इंटू ए, इसलिए डेल्टा वी हो जाता था म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा आर हो जाता था म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा मीन को बोलता था डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2। ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला ये सब याद रखें, इतना ही याद रखना, बाकी कॉमन सेंस है, अपना काम हो जाए। इतना ही याद रखेगा, बाकी कॉमन सेंस से, ये नाम से ही काम हो जाए जब भी काम करना हो। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन अगले क्लास में कर लेंगे, क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे। और हम लोग अगले क्लास में रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस में इन कर देंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस में इन कर जाएंगे, लेंस वाला कहानी। तो अगले क्लास में इस पे क्वेश्चन कर लेंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस कर लेंगे, और फिर हम लोग लेंस में इन कर देंगे, ठीक है। इतना आप रिवाइज कर लिया, इसका फार्मूला वार्मूला सब रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी फार्मूला है सब एक बार रिवाइज कर लिया तो आपको याद रहेगा। नहीं रिवाइज कीजिएगा तो सब कुछ ऐसे नहीं होगा, एक बार बैठ के पढ़िएगा, बहुत सिंपल है ये, मैथमेटिकल है, सीधा खाली लिखते चले जाना है, फार्मूला 3 को याद रखना है और लिखते चले जाना है, सिंपल है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी काम करेंगे, ठीक, इतना ही रहने देते हैं आज।